हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टूडेंट क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम यहाँ पे 30 जून और 1 जुलाई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो मैंने सीधे पीआईबी से लिया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पे लिए। तो यहाँ पे पहला है आपका गृह मंत्रालय FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड का शुभारंभ। मुख्य समाचार यहाँ पे क्या है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है आपके, तो अमित शाह जी हैं। दिल्ली में FCRA 2.0 पोर्टल एवं EOCI कार्ड का इन्होंने क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो ये था आपका पहला करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा है FCRA 2.0 पोर्टल, ये है क्या? तो हमारे देश में क्या है, बहुत सारे NGOs हैं या संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, विदेशों से जो चंदा या फंडिंग हो उसको क्या करती हैं, लेती हैं। अब सरकार को ये जो इस बात पर नज़र रखनी होती है कि ये जो पैसा है जो विदेशों से फंडिंग के रूप में या चंदे के रूप में जो मिली है, तो ये पैसा सही काम में लग रहा है कि नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है, तो सरकार की है। यही निगरानी जो है इसको पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ये 2.0 FCRA 2.0 जो पोर्टल है वो लेकर आई है। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है हमको EOCI कार्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जो सुविधा है जो भारत के जो विदेशी नागरिक हैं, यानी OCI मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके लिए है। तो जो लोग विदेशों में रहते हैं पर भारत से क्या है, जुड़े हुए हैं, उनके लिए सारी सुविधाओं को पूरी तरीके से उसने क्या कर दिया, डिजिटल कर दिया है। क्या कर दिया है, डिजिटल, ई लगा हुआ है ना, तो डिजिटल कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो बहुत सारी क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, हमें कागजी कार्रवाई वगैरह करने होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट ऑनलाइन चीज़ें आसान हो जाएंगी इसके माध्यम से। तो सरल शब्दों में यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने क्या किया है, विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं की निगरानी एवं भारत के विदेशी नागरिकों, जिनको हम कहते हैं OCI का अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, की सुविधाओं को डिजिटल रूप से और अधिक सुगम बनाने के लिए 2 नए तकनीकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। इससे क्या बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रक्रियाएं कागजी कार्रवाई से मुक्त हो जाएंगी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ शब्दावलियाँ मैंने इसमें लगाई हुई हैं। जैसे महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है, FCRA मैंने बता ही दिया है आपको, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह भारत में गैर सरकारी संगठनों जो NGOs हैं को मिलने वाली विदेशी चंदे को क्या करता है, विनियमित करते हैं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है कि वो उन पे कड़ी नज़र रख सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये जो धन है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित ना करे। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये FCRA हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या बताया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। अब दूसरा है यहाँ पे शब्दावली है आपकी OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दी जाने वाली एक दीर्घकालिक क्या है, वीजा सुविधा है। इसको कहते हैं EOCI। इसे पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, डिजिटल या पेपरलेस बना दिया गया है। अब आपके परीक्षा में कैसे पूछ सकता है, जैसे अगर प्री रहेगा तो कैसे पूछेगा, FCRA अधिनियम किस मंत्रालय के अधीन लागू होता है, तो आप क्या बताएंगे, गृह मंत्रालय। मेंस में किस तरीके से प्रश्न आएंगे कि आंतरिक सुरक्षा और सरकारी संगठनों, जिसको NGOs कहते हैं, कि विदेशी वित्त पोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में तकनीकी सुधारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आपके GS पेपर 3 से जाके लिंक हो रहा है। तो आंतरिक सुरक्षा और गैर सरकारी संगठन मतलब NGOs के विदेशी वित्त पोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सुधारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आप अगर चाहें तो आप इसको आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ये PDF जो है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसका जो लिंक है यूट्यूब चैनल में लगा हुआ है। अगर आप वहाँ से भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप लिविंग स्टूडेंट क्लासेस करके सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे मैं सारी PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ पे मैं इसको सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ मैंने रिवीजन के तौर पे कुछ पॉइंट्स अलग से मैंने डाला हुआ है। तो ये आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड है। देखिए, पुश बैक ऑपरेशन एंड
एंड बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रही है। अभी हाल ही का एक फैक्ट था, इसलिए मैंने इनको भी लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली, जिसको कहते हैं CIBMS, के तहत तकनीकी अपग्रेड तेज किया है। इसके अलावा विदेशी योगदान नियमन में हालिया संशोधनों के तहत अब आधार कार्ड को NGO के पदाधिकारियों के लिए क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। और ये क्या है, इसका नाम है पुश बैक ऑपरेशंस एवं बॉर्डर मैनेजमेंट। सीमा सुरक्षा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी से भी जाके जुड़ता है। तो आप ये समझिए कि CIBMS एक क्या है, एक तरीके की जो CIBMS की बात कर रहा है, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली, ये क्या है, एक हाईटेक जासूसी सिस्टम है। क्या है, जासूसी सिस्टम है जो घुसपैठियों की क्या करता है, पहचान करता है। और सुरक्षा बल क्या होते हैं, पुश बैक के जरिए उन्हें तुरंत क्या करते हैं, वापस भगाते हैं। मतलब मैं इसको और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। मीन्स ये कि जो CIBMS क्या है, एक स्मार्ट बॉर्डर की तरह काम करता है। कैसे, जैसे बॉर्डर पर लगी हुई क्या है, एक हाईटेक कह सकते हैं, क्या है, एक दीवार के रूप में है जो किसी को दिखाई नहीं देती है। जैसे उसमें लेजर लगे होंगे, रडार लगे होंगे, थर्मल कैमरेज वगैरह लगे होंगे, सेंसर भी लगे होंगे। और ये काम कैसे करता है, जब कोई घुसपैठी जो होता है, घुसपैठिया जो होता है, नदी के सहारे रास्ते से या घने जंगलों के रास्ते से बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है, तो ये सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेता है, मतलब उसकी पहचान कर लेता है। अब फिर पुशबैक ऑपरेशन की अगर बात करें तो उसका जब अलर्ट सुरक्षा बलों को मिलता है, जैसे ही BSF जो होता है उसको मिलता है इस चीज़ का अलर्ट, तो वो मौके पर पहुंच जाते हैं और जो घुसपैठिए जो होते हैं उनको वो तुरंत पकड़ लेते हैं। और क्या करते हैं, उन लोगों को पकड़ करके तुरंत उसी देश में उनको वापस कर देते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया, पुश बैक कहा गया। मतलब जिस देश से तुम आए उसी देश में वापस चले जाओ, इसको कहते हैं पुश बैक। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी से भी जाके जुड़ रहा है। तो ये पुश बैक ऑपरेशंस एवं बॉर्डर मैनेजमेंट पे भी ये चर्चा पे चल रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ग्रीस में UPI जो सेवाएं हैं उनको शुरू करने की बात कर रहा है। चर्चा में क्या हुआ, ग्रीस में हुई UPI की शुरुआत यूरो बैंक में हुए लॉन्चिंग कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है, तो श्री पीयूष गोयल हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और अब इसको थोड़ा समझते हैं कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन सा है, UPI। अब यूरोप के जो ग्रीस है, ग्रीस में भी क्या करेगा, काम करेगा। इसके लिए वहाँ के यूरो बैंक के साथ क्या की गई है, साझेदारी की गई है। कहाँ की बात कर रहा है, ग्रीस देश की बात कर रहा है, वहाँ पे भी ये काम करेगा और इसके लिए यूरो बैंक के साथ क्या की गई है, साझेदारी की गई है। अब भारतीय पर्यटक या व्यवसायी ग्रीस में भी क्या कर सकेंगे, आसानी से QR स्कैन करके और अपने पेमेंट कर सकेंगे, जिसके उनके काम भी कंटिन्यू रहेंगे। तो मतलब ये क्या है, भारत का ये एक क्या है, UPI क्या है, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब यूरोप के जो देश हैं वहाँ पे ये यूरोप का जो देश है ग्रीस, वहाँ पर भी क्या हो चुका है, ये लाइव हो चुका है। और इसमें किसने हिस्सा लिया है, तो एथेंस। ग्रीस को क्या बोलते हैं, अभी आपने हिस्ट्री में भी कभी देखा होगा, वहाँ पे ज़्यादातर एथेंस शब्द लिखा रहता था। एथेंस का मतलब क्या है, ग्रीस ही क्या है, एथेंस है, उसी को एथेंस के नाम से भी जानते हैं। यूरो बैंक एथेंस में स्थित है। यूरो बैंक का जो मुख्यालय है उसमें आयोजित किया गया था जो कार्यक्रम था, वहाँ पर भारत के जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो श्री पीयूष गोयल थे, वो भी इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे शामिल हुए थे। ये जो है एक NPCI इंटरनेशनल और ग्रीस के जो यूरो बैंक है, उन दोनों के बीच ये सब समझौता हुआ है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जो ग्रीस जाने वाले जो भारतीय पर्यटक हैं, जो वहाँ रहते हैं, जो प्रवासी हैं जो अब बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय जो कार्ड होता है, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कहीं भी रहें, ग्रीस में अगर हैं तब भी वो क्या कर सकते हैं, आराम से वो करेंसी को क्या बोलते हैं, वो पेमेंट कर सकते हैं। QR स्कैन करेंगे और तुरंत उनको लेन देन आराम से वो कर सकते हैं, डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। अब UPI क्या है, यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा, शब्दावलियाँ हैं यहाँ पे। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
एनपीसीआई द्वारा विकसित एक तात्कालिक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। एनपीसीआई द्वारा इसको विकसित किया गया है और इससे क्या होता है, तत्काल आप किसी को भी भुगतान कर सकते हैं। एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसकी स्थापना 2008 में आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए के द्वारा की गई थी। यह भारत में खुदरा भुगतानों के लिए क्या है, एक अम्ब्रेला संगठन है। कैसा है ये, अम्ब्रेला संगठन है। अब यहाँ पे खुदरा भुगतान के लिए जो अम्ब्रेला संगठन यहाँ पे बोला है, तो उसका मतलब ये है कि जो एक क्या है, यह एक ऐसी क्या है, केंद्रीय और मुख्य संस्था है एनपीसीआई, जो किसी भी देश के अंदर होने वाले छोटे बड़े जो डेली के हम डिजिटल कैशलेस जो भुगतान वगैरह करते हैं, उन सब के लिए क्या करती है, ये नियम बनाती है और उसका नेटवर्क जो है उसको चलाने के लिए वो काम करती है। अब इसमें छतरी की बात कर रहा है, तो मतलब एक ही छतरी के नीचे जैसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसी तरीके से एक मुख्य संगठन है जिसके नीचे जितने भी बैंक्स हैं, एटीएम हैं, डिजिटल वॉलेट वगैरह हैं जैसे पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह, ये सब एक साथ मिल करके काम करते हैं। तो ये क्या होगा, एक तरीके का अम्ब्रेला संगठन है और भारत में खुदरा भुगतानों के लिए कैसा है, ये अम्ब्रेला संगठन है। तो ये हो गई एनपीसीआई की बात। अब देखिए आपके एग्जाम्स में कैसे पूछ सकता है, परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न है। प्री में कैसे पूछेगा, हाल ही में किस यूरोपीय देश में भारतीय यूपीआई प्रणाली को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रीस। मेंस में भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे मतलब डीपीआई को के वैश्विक विस्तार से भारत की आर्थिक कूटनीति को मिलने वाली जो मजबूती है उस पर चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये आपके जीएस पेपर 2 से जाके लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं यूपीआई का वैश्विक पदचिह्न ग्लोबल फुटप्रिंट क्या है। अब यूपीआई का वैश्विक पदचिह्न का सीधा मतलब बस इतना सा है कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम भारत में ही सीमित नहीं है, भारत के अलावा भी अदर कंट्रीज में भी अर्थात पूरी दुनिया में भी इसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जैसा कि इसमें क्या, ग्रीस से पहले क्या था, भारत का यूपीआई जो है फ्रांस एफिल टावर पर लॉन्च हुआ था। फ्रांस में एफिल टावर है ना, वहाँ पर लॉन्च हुआ था। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहते हैं यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, भूटान जैसे देशों में भी अपनी सेवाएं दे चुका है। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल इसका वैश्विक विस्तार देख रही है। तो यहाँ पे एनआईपीएल का फुल फॉर्म क्या है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये कब बनाया गया था, एक तरीके से यह 2020 में इसको बनाया गया था। इसका मेन मकसद ये है कि यूपीआई और रुपे कार्ड वगैरह होती है, ये टेक्नोलॉजी को विदेशी जो बाजार हैं वहाँ तक इसको लेके जाना और दुनिया भर में इसके नेटवर्क को क्या करना, फैलाना है। अब ये है कि जैसे भारत के अंदर यूपीआई को कौन चलाता है, एनपीसीआई चलाता है, वैसे ही अगर बाहर की बात करें, भारत से जब भी बाहर की बात होगी तो यूपीआई को कौन चालू करवाएगा, ये चलाएगा, एनआईपीएल करता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, तो एनआईपीएल करता है। ठीक है, अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स में। तीसरा है नीति आयोग और पर्यटन मंत्रालय पर्यटन क्षेत्र के विकास पर रिपोर्ट। मुख्य समाचार यहाँ पे क्या था, नीति आयोग और पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास को गति देने के विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। गूगल इंडिया के साथ समझौता किया गया। सरल शब्दों में देखिए, भारत में टूरिज्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग और पर्यटन मंत्रालय किन दो की बात हुई है, नीति आयोग और पर्यटन जो मंत्रालय है मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को दुनिया भर में इंटरनेट पर अच्छे से प्रचारित करने के लिए गूगल इंडिया की तकनीक और रीच की मदद ली जाएगी। ये यहाँ पे इन लोगों के बीच बात हुई है। इनकी जो रिपोर्ट आई है, नीति आयोग और पर्यटन मंत्रालय की एक संयुक्त जो रिपोर्ट आई है, उसका शीर्षक इतना है कि अनलॉकिंग ग्रोथ इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ये जो 2047 तक इनको $3 ट्रिलियन की पर्यटन अर्थव्यवस्था को बनाने का इन्होंने एक तरीके का इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। तो उसी को टारगेट में रखते हुए ये पर्यटन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। और ये भारत के लिए तो और अच्छी बात है कि भारतीय ऐतिहासिक जो स्थल हैं, प्राकृतिक जो स्थल हैं, धरोहर हैं, उनके लिए काम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, सिर्फ अगर हम बात करें तो वो देखने में सिर्फ पत्थर की इमारतें वगैरह ही नहीं है। अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ देखिए वास्तुकला का एक अच्छा एग्जाम्पल भी है। विज्ञान, कितनी सारी विज्ञान और टेक्नोलॉजी वगैरह उसमें यूज किया गया। जो प्राचीन सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वो सारी चीज़ों को एक तरीके से एक जीवंत प्रमाण के तौर पर देखा जाता है, जिसने क्या किया है, बहुत पुरानी सभ्यताएं हमारे देश में रही हैं, है ना। तो ये क्या है कि ये जो नीति है
इसके अनुसार क्या होगा कि ये जो स्थल हैं अब सिर्फ देखने के लिए ही नहीं कि ये सिर्फ जाओ और देख के चले आओ, बल्कि ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए क्या होता है, छात्र उनसे जुड़ सकेंगे, पर्यटक जो हैं वो उनसे कनेक्ट कर पाएंगे खुद को, उसकी संस्कृति से कनेक्ट कर पाएंगे खुद को। तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है। ये एक, क्योंकि पर्यटन आएगा तो आर्थिक रूप से भी भारत मजबूत होगा, और उससे क्या होगा, जो लाखों जो स्थानीय जो यहाँ के गाइड रहते हैं, शिल्पकार रहते हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी रहते हैं, उन सभी को क्या मिलेगा, थोड़ा रोजगार मिल जाएगा, और इससे क्या होगा, देश के जो विकास है उसमें क्या हो, एक तरीके से एक गति का जो पहिया है वो भी घूमेगा। तो भारत जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के मामले में अगर मैं कहूँ तो छठे स्थान पर है, जो कि हमारे वैश्विक मंच पर एक गौरवशाली जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी पर्यटन क्षमता रही है, उसको दिखाता है। तो ये एक अच्छा कदम है। अब देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। यहाँ पे कुछ नीति आयोग की बात हुई है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसको ये आई थी। यह सरकार का नीतिगत थिंक टैंक है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और यह सहकारी संघवाद पर कार्य करता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब क्या है कि जैसे सरकार का एक तरीके से ये दिमाग है, जैसे इसका कोई काम या योजना को लागू करना या पैसा बांटना, ये तो काम है उसका, लेकिन इसके अलावा भी है कि देश के विकास के लिए बेहतर से आए, उनकी क्या और अच्छा रिसर्च हो सकता है, पॉलिसीज़ कितनी अच्छी और बेहतर बनाई जा सकती हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। जैसे कोई एक स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल सर को जो होता है ना, कई टीचर्स क्या होते हैं, सलाह देते हैं, है ना, क्योंकि अनुभवी जो टीचर्स होंगे वो भी अच्छी सलाह दे सकते हैं उनको प्रिंसिपल को। तो उसी तरीके से नीति आयोग भी एक क्या है, विशेषज्ञों की एक अच्छी टीम है जो भारत सरकार को तकनीकी या रणनीतिक कह सकते हैं आप, कि उसको क्या करती है, सलाह देती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, थिंक टैंक कहा गया है। अब ये सहकारी संघवाद क्यों कहा गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, तो इसका मतलब ये है कि केंद्र और राज्यों को एक साथ मिलाकर काम करना। ये केंद्र और जो राज्य हैं वो क्या करें, एक साथ मिलकर काम करें। जैसे क्या होता था पुरानी जो योजना आयोग में, क्या होता था, नीतियाँ ऊपर से थोप दी जाती थी। जैसे दिल्ली में बैठ करके उन्होंने योजना, वो को भी जो नीतियाँ बनाते थे वो उन पे थोप दी जाती। लेकिन नीति आयोग में राज्यों को उसमें बराबर का एक अधिकार दिया गया है, या उनको पार्टनर बनाया गया है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। मतलब केंद्र और राज्य को एक साथ मिलकर यहाँ पे काम करना है। इसीलिए इसको कहा गया है कि किसका उदाहरण है, ये सहकारी संघवाद पर काम करता है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं, जिससे बेहतर नीतियां बनाई जा सकें और जो देश के विकास में सहायक हो। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, नीति आयोग की संरचना में शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश। अब हाँ, तो ये इसमें आंसर, सॉरी मैंने गलत ही, नीति आयोग की संरचना में शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो अभी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, आगे क्या है, नीति आयोग सूचकांक। अब देखिए इसमें लिखा, परीक्षा के लिए रट ले तो रट लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ इंडेक्स दिए गए हैं, तो जैसे आपका SDG इंडिया इंडेक्स है, कोऑपरेटिव वाटर मैनेजमेंट, सॉरी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है। तो ये मैं क्या करूँगी, अब अगली वाली जब कभी वीडियो लाऊंगी, एक वीडियो में आपके इम्पॉर्टेंट जितने भी इंडेक्स हैं उसके बारे में लेके आऊँगी, और अलग से नीति आयोग के जितने प्रमुख इंडेक्स हैं उनको भी लेके आऊँगी। तो नीति आयोग के कौन कौन से इंडेक्स है ये पूछ लेता है, तो अगर आप इतने याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी ढूंढने में कि ये किसका इंडेक्स है। ये भी पूछ लेता है कि ये नीति आयोग का इनमें से कौन सा इंडेक्स है, तो आप बता पाएंगे। तो SDG इंडिया इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसका है, ये चारों किसके हैं, तो ये नीति आयोग के हैं। अगला है आपका ग्रामीण विकास बैंक। 1 जुलाई 2026 से क्या हुआ है कि पूरे देश में एक नया कानून लागू हो गया है, उसका नाम है VBG रामजी अधिनियम 2025। बात हो रही कि ग्रामीण विकास मंत्रालय VBG रामजी अधिनियम और नई वेतन दरें। इसमें मुख्य समाचार ये कि सरकार ने VBG रामजी अधिनियम 2025 के तहत संशोधित वेतन दरों को अधिसूचित किया है, और 1 जुलाई 2026 से लागू इस अधिनियम पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक
एक भी दिन काम से वंचित ना रहकर संकल्प दोहराया। साथ ही सरस शक्ति संग्रह उन्होंने लॉन्च किया। तो सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार की गारंटी और बढ़ी हुई मजदूरी देने के लिए एक नया अधिनियम पूरी तरह क्या हो गया, प्रभावी हो गया है। साथ ही गाँवों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने और उनके व्यापार को डिजिटल रूप से बढ़ाने के लिए सरस शक्ति नामक एक संग्रह कैटलॉग को भी जारी किया है। तो ये आपके महिला सशक्तिकरण से भी जाके ये जुड़ेगा, तो आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें देखिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है। बीबीजी अधिनियम विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 इसको कहते हैं। इसने जो पुरानी जो मनरेगा था योजना थी उसकी जगह इसने ली थी, और इसका मुख्य मकसद है कि गाँवों के विकास को तेज करना। क्या करना? गाँवों के विकास को तेज करना, और जो ग्रामीण जो परिवार हैं उनकी कमाई को क्या करना? बढ़ाना। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो काम था वो 100 दिन पहले का था, मनरेगा में 100 दिन था, अब 100 दिन से बढ़ा के इसको कितना कर दिया गया है? 125 दिन। तो ये जो काम था 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन रोजगार कर दिया गया है। तो पहले क्या था कि जो ग्रामीण में कम से कम 100 दिन ही काम की गारंटी मिलती थी, लेकिन ये जो कानून आ गया है इस कानून के जरिए अब क्या है 125 दिन कर दिया गया है। अब मज़दूरों को 25 दिन एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा तो उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनकी कमाई ज़्यादा हो सकेगी। और अब देश में कहीं भी मज़दूर 300 रुपये प्रतिदिन इसकी जो आय होगी, मजदूरी जो होगी इसकी, कहीं भी 300 रुपये से कम तो दिया ही नहीं जा सकता। इससे बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसका वेज रेट कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अलग अलग राज्यों में जो ये दर है वो अलग अलग है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, 409 के आसपास है, सिक्किम वगैरह में 450 के आसपास है, और जैसे यूपी, बिहार, झारखंड में ये लगभग थोड़ा और कम है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में इसका रेट अलग अलग हो सकता है। और जो हमारे जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान, उनका एक संकल्प ये रहा, उन्होंने साफ कहा है कि देश का कोई भी पात्र श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित ना रहे। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ऐसा श्रमिक ना रह जाए कि वो मतलब वो ऐसा भी कोई पात्र ग्रामीण श्रमिक ऐसा ना रह जाए जो जिसको काम ही ना मिले, एक भी दिन काम ना मिले। तो ये कहने की उन्होंने कहा है, यानी जो भी काम करना चाहता है उसे काम ढूंढने या के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और सरस शक्ति संग्रह क्या है? इसी मौके पर सरकार ने क्या किया है, ये लिखा है ना आपका सरस शक्ति। इस मौके पर क्या किया है सरकार ने? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए यह संग्रह लॉन्च किया है, ताकि महिलाएं क्या कर सकें। महिलाओं का नेतृत्व गाँव जो है, अगर महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, आगे आएंगी, तो क्या होगा? देश का विकास होगा, उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी। तो वो उन्होंने क्या किया है, जो इसके साथ ही गांव की जो महिलाएं हैं उनके जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको बेचने और उनके व्यापार को डिजिटलीकरण से जोड़ा है उन्होंने, जिसकी वजह से क्या होगा? देश का, गांव का विकास होगा तो देश का विकास तो ऑटोमेटिक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ शब्दावली हैं, उनको देख लेते हैं। सरस, SARAS, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है जो स्वयं सहायता समूह SHGs की ग्रामीण महिला कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन या मार्केटिंग करने के लिए मंच प्रदान करती है। तो सहज क्या करेगी? एक मंच प्रदान करेगी उनको, जिससे वो ऑनलाइन तरीके से जुड़ सकेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पर लखपति दीदी योजना, ये कुछ ग्रामीण विकास योजनाएं हैं, इनको भी जानते हैं। लखपति दीदी योजना, इस योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह जिसको कहते हैं SHG से जुड़ी महिलाओं या सदस्यों को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए कमाने के योग्य बनाना। मतलब साल भर में ये जो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, इनको ये कम से कम ऐसा हो सके कि साल भर में कम से कम 1 लाख रुपए तो कमा ही सकें। सरकार ने इस योजना के तहत लक्ष्य को 2 करोड़, पहले इनका टारगेट था कि 2 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ, लेकिन अब महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं तक कर दिया है। ये महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा माध्यम बन रही हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। क्या कर रहा है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। तो जहाँ पे आपके मेंस में SHGs के बारे में लिखने को आएगा, जहाँ पे महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखने को आएगा, आप ये पॉइंट्स को अगर वहाँ पे डाल देंगे तो औरों से आपको बेहतर नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं वित्त मंत्रालय, पेट्रो रसायन उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट। समाचार क्या था कि पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट संकट को ध्यान में रखते हुए
सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों की सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी में पूरी तरह छूट मतलब 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। साथ ही GSTAT के समक्ष अपील की तारीख 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाई गई है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप बस इतना याद रखिए कि सरकार की जो जरूरी जो पेट्रोकेमिकल्स पर मिलने वाली जो कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क थी उसकी छूट उसने कहाँ तक बढ़ा दी? जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। क्या बढ़ा दी है? कस्टम ड्यूटी की जो छूट थी उसको बढ़ा दिया 15 जुलाई 2026 तक। अब क्या है यहाँ पे देखिए कि पेट्रोकेमिकल्स में प्लास्टिक, पेंट, दवाइयाँ, कपड़े जैसे रोज़मर्रा की जो चीज़ें बनती हैं, अगर विदेशों से इन्हें मंगाने पर टैक्स बढ़ जाता है तो ये सारी जो ये देश में ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। तो सरकार ने क्या किया है? छूट बढ़ाकर देश में महंगाई को बढ़ने से रोकने का काम किया है। तो ये एक अच्छा काम था सरकार की तरफ से। अब आता है GSTAT है क्या? तो GSTAT का पूरा नाम है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण। क्या है? वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण। अब ये GST से जुड़े, अब देखिए ये जो है GSTAT, ये GST से जुड़े मामलों की एक स्पेशल कोर्ट या अदालत है। क्या है ये? स्पेशल कोर्ट या अदालत है। ये क्या है? वस्तु एवं सेवा कर की अपीलीय ट्रिब्यूनल है। ये क्या काम करती है अभी इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई बिजनेसमैन है या कोई टैक्स अधिकारी है, तो कोई बिजनेसमैन या टैक्स अधिकारी के बीच GST को लेकर कोई विवाद या लड़ाई हो गई। ठीक है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है या कोई टैक्स अधिकारी है, उन दोनों के बीच क्या हुआ? GST को लेकर के कोई लड़ाई हो गई। अब बिजनेसमैन को ये लगता है कि उस पर टैक्स जो है वो गलत लगाया गया है, तो वो जो इस विवाद को सुलझाने के लिए वो सीधा नॉर्मल कोर्ट थोड़े न जाएगा। वो क्या करेगा? अपनी अपील को लेकर GSTAT के पास जाएगा। GST क्या है? स्पेशल कोर्ट में आता है। ये क्या आता है? GST की स्पेशल कोर्ट में आता है ये। तो अब इससे अब देखिए, पश्चिमी एशिया संकट के कारण क्या है, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए सरकार ने GSTAT के सामने अपील जो है उसने दर्ज करने की जो तारीख थी उसको बढ़ाकर उसने क्या कितनी कर दिया है? तो 31 जुलाई कर दिया गया है। कितनी कर दी? 31 जुलाई 2026 तक उसने बढ़ा दी है। इससे क्या होगा? व्यापारियों को अपनी बात रखने के लिए थोड़ा और समय मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा काम किया है उसने। वैसे सरल शब्दों में कहें, मिडिल ईस्ट में जारी जो तनाव है कारण कच्चे तेल, केमिकल्स हैं, उनकी सप्लाई क्या हो, इफेक्ट उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, महंगाई ना बढ़े, इसलिए ये सब काम किया है उसने। भारत में ये चीज़ें महंगी ना हो, इसलिए सरकार ने इन पर लगने वाले जो टैक्स या कस्टम ड्यूटी है उसकी छूट को आगे बढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पे और बता ही दिया कि GSTAT है क्या। तो GST एपेलेट ट्रिब्यूनल है, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल है। क्या है? अपीलीय ट्रिब्यूनल है। ये GST कानूनों के तहत विवादों के समाधान के लिए दूसरा अपीलीय मंच है। अब है दूसरा GST परिषद। GST परिषद, GST काउंसिल, इसका आर्टिकल 279A। यह एक संवैधानिक निकाय है। GST परिषद क्या है? एक संवैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री, देखिए इसमें राज्यों के जो वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। इसके पहली बात, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं। राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं इसके सदस्य होते हैं। किसके? GST काउंसिल के सदस्य होते हैं। कौन सा आर्टिकल है इसका? 279A। याद रखिएगा, 279A किसका आर्टिकल? GST परिषद से रिलेटेड है। इसमें केंद्र का वोटिंग शेयर जो होगा 1/3 और सभी राज्यों का मिलाकर 2/3 होता है। और इसका निर्णय किससे लिया? 3/4 बहुमत से लिया जाता है। किससे? 3/4 बहुमत से इसका जो निर्णय होगा, जब 3/4 बहुमत मिल जाएगा उसके बाद तभी वो निर्णय लिया जाएगा। तो ये था GST परिषद, भी मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे एक 6 रक्षा मंत्रालय, नौसेना अभ्यास और नए सैन्य पदभार। मुख्य समाचार क्या है? भारतीय नौसेना की पूर्वी बेड़े के युद्धपोतों उदयगिरी, कवारत्ती, शक्ति ने थाईलैंड के सट्टा हिप बंदरगाह की यात्रा संपन्न की। जनरल धीरज सेठ ने सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। तो अब इसको समझने को, हमारे जो 3 युद्धपोत थे कौन कौन से? उदयगिरी, कवारत्ती और शक्ति। इन तीनों ने क्या किया है? जो थाईलैंड का सट्टा हिप बंदरगाह है वहाँ ये गए हैं
और एक चीज़ याद रखिएगा, जो उदयगिरी, कवरत्ती और शक्ति है, तीनों मेक इन इंडिया है। कैसे हैं? मेक इन इंडिया है, भारत में ही इनको बनाया गया है। तो ये हमारी भारत की जो मेक इन पॉलिसी है उसको भी प्रदर्शित करता है और अपने आप में एक भारत की नई पहचान को दिखाता है। अब देखिए क्यों गए, क्योंकि भारत और थाईलैंड के बीच दोस्ती और जो समुद्री सुरक्षा है उसको वो मजबूत करने के लिए वहाँ पे गए, और ये पूरी तरीके से बने क्या हैं? स्वदेशी युद्धपोत हैं। अब देखिए यहाँ पे नए आर्मी चीफ की नियुक्ति हुई है, उनका नाम है जनरल धीरज सेठ। ये भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं। कौन से नंबर के? तो 31वें नंबर के बने हैं। ये जो टैंक है ये आर्म्ड कॉर्प्स के हैं और इन्होंने सेना को आगे ले जाने के लिए विजय नाम का एक विजन है उसको भी दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं भारत और थाईलैंड के साथ अपने सामरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने 3 बेड़े युद्धपोत वहाँ भेजे, और इसके अलावा भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ बने हैं। अब आते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या। अब आते हैं यहाँ पे है क्या। तो ये जो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं, जैसे आसियान जैसे थाईलैंड, वियतनाम, इन सब के साथ आर्थिक और रणनीतिक जो संबंध है उनको क्या करना? मजबूत बनाना। क्या करना? आर्थिक और रणनीतिक जो संबंध है उनको मजबूत बनाना। ये जो साल 2014 में शुरू की गई थी, इस नीति को कब शुरू किया गया था? 2014 में शुरू की गई थी, जिससे 1991 की जो पुरानी जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसकी इसने जगह ली। तो पहले इनके 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी जो बनी थी उसकी इसने जगह ले ली है। यह नीति कब आई? तो 2014 में आई। ये 3 C's पे काम करती है। किस पे काम करती है? 3 C's पे काम करती है। ठीक है। पहला क्या है? कॉमर्स। पहला क्या है? कॉमर्स मतलब व्यापार। फिर दूसरा है कनेक्टिविटी, जिससे क्या होता है? सड़क और समुद्री रास्ते दोनों को जोड़ता है। फिर तीसरा है कल्चर, सांस्कृतिक संबंध। तो ये 3 C's याद रखिएगा, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कल्चर। इस पे ये काम करता है। और अभी जो हमारी नौसेना के युद्धपोत जो थाईलैंड की यात्रा पर गए थे वो इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक तरीके से हिस्सा है। तो ये भी वहाँ से जाके ये आपका लिंक हो जाएगा। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आपका कवर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा है प्रमुख सैन्य अभ्यास। भारत और थाईलैंड के बीच कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं। तो भारत, थाईलैंड और अन्य सैन्य अभ्यास भी देख लेते हैं। मैत्री, भारत और थाईलैंड की थल सेना के बीच का अभ्यास है। कॉर्पेट, दोनों देशों की नौसेना के बीच। ये क्या है? ये जो मैत्री है वो भारत और थाईलैंड की थल सेना के बीच है, लेकिन कॉर्पेट जो है दोनों से देशों की नौसेना के बीच का है। सिटमैक्स, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है। तो सिटमैक्स भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, सिटमैक्स। मैत्री में आ जाएगा थल सेना। थल सेना का है भारत और थाईलैंड के बीच, और कॉर्पेट भी थाईलैंड और भारत के बीच का है, लेकिन वो नौसेना का है। अब आते हैं 7वां पॉइंट है आपका सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, MSMEs की बात कर लेते हैं। खादी अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो मुख्य समाचार क्या है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहली बात, इसका मेन उद्देश्य क्या है? खादी जो ये संशोधन हुआ है, खादी अधिनियम संशोधन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था, रूरल जो इकोनॉमी है उसको मजबूत करना और गांव में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है ना। तो ये इसका उद्देश्य है। अब क्या हुआ है, जो सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC अधिनियम 19 जो था उसमें कुछ बदलाव किए हैं, संशोधन किए हैं, उसके प्रस्ताव को इन्होंने क्या किया? मंजूरी दे दी एक तरीके की। तो वही कह रहा है कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब बदलाव क्यों? क्योंकि ताकि इसमें क्या किया गया है कि पुराने जो नियम हैं उनको आधुनिक या मॉडर्न बनाया जाए। पहले जो ज़रूरतें थी जिन कानूनी की, जिन चीज़ों की, जरूरी नहीं कि आज भी वही चीज़ हो। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि जो पुराने जो अधिनियम थे, पुराने जो कानून थे, उनको मॉडर्न किया जाए, उनको आज के तरीके से बनाया जाए। कल की ज़रूरतें कुछ और थी और आज की कुछ और हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया है कि जो पुराने जो नियम है उनको क्या बनाया जाए? आधुनिक किया जाए, आधुनिक बनाया जाए। खादी प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट या विदेशों में थोड़ा आसानी से बेचा जाए, क्योंकि दुनिया देख रहे हैं आप मॉडर्नाइजेशन पे आगे बढ़ रही है। अगर हम उस हिसाब से कंपटीशन पे बराबर नहीं रहेंगे तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपटीशन में, मार्केट में क्या चल रहा है उस हिसाब से आपको रहना होगा। तो इसीलिए कुछ ये कानून बनाए गए हैं जिससे पुराने नियमों को मॉडर्न बनाया जा सके। मंत्रालय का पूरा नाम क्या है? MSME मंत्रालय, मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसके तहत किया जा रहा है इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे कि अब ये तो मैंने बता ही दिया, इसको पढ़ लेते हैं। खादी और छोटे ग्रामीण उद्योगों को आज के आधुनिक दौर
और डिजिटल ई कॉमर्स, देखिए किससे जोड़ना, डिजिटल ई कॉमर्स मार्केट से जोड़ने के लिए सरकार 1956 के पुराने कानून को बदलने जा रही है, जिससे गांव में क्या बढ़े, रोजगार बढ़े। और किससे जोड़ने की बात करें, डिजिटल ई कॉमर्स मार्केट से जोड़ने की बात करें, किसको, खादी एवं छोटे ग्रामीण उद्योगों को आधुनिक दौर के डिजिटल ई कॉमर्स मार्केट से जोड़ने की बात कर रही है। इसीलिए जो कानून था 1956 का, उसको बदलने जा रही है, जिसमें क्या बढ़े, गाँव में रोजगार बढ़े। अब यहाँ पे KVIC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, तो यहाँ पे जो शब्दावली है आपकी KVIC, इसको खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, क्या कहते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। यह जो है भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। कैसी है, कैसी है, संवैधानिक। याद रखिए 1956 के कानून के तहत इसको बनाया गया था। तो यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ये मौसमी के तहत एक क्या है, वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे 1956 के अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। काम क्या है इसका कि गांव में जो खादी और कुटीर उद्योग हैं उनको क्या करे, स्मॉल जो विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दे, लोगों में को ट्रेनिंग दे, रोजगार और जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करे। तो ये सारे इसके काम है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये MSME जो मंत्रालय है उसके तहत आता है। अब आते हैं थोड़ा MSMEs के जो वर्गीकरण है उनको भी देख लेते हैं। इसका निजी निवेश और टर्नओवर के आधार पर देखेंगे हम इसको। हम सूक्ष्म किसको कहेंगे, जिसका निवेश इन्वेस्टमेंट कितना हो, 1 करोड़ हो, जिसका निवेश 1 करोड़ रुपीस तक रहेगा, उसको हम जिसका निवेश कितना रहेगा, 1 करोड़ तक रहेगा, वो किस में आएगा, सूक्ष्म में आएगा। उसका टर्नओवर कितना रहे, 5 करोड़ रुपए तक रहे। तो इतना समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपए क्या है आपको लगाना है और 5 करोड़ रुपए तक आपको एक तरीके से कमाना है। तो ये क्या हो गया है, टर्नओवर मतलब जितना आप कमा पा रहे हैं। तो लगभग आप 5 करोड़ तक कमा रहे हैं और 1 करोड़ आप लगा रहे, 5 करोड़ तक आप कमा पा रहे हैं। यहाँ पे MSMEs की बात की गई है। MSMEs का कुछ वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण कैसे कि MSMEs में जो निजी निवेश होते हैं और टर्नओवर के आधार पे इनको रखा जाता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में। तो आपका माइक्रो में कब आएंगे, जब आपका निवेश इन्वेस्टमेंट कितना हो, 1 करोड़ तक का हो और एनुअल जो टर्नओवर है वो आपका 5 करोड़ रुपए तक का हो। स्मॉल में कब आएंगे, जब आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपीस तक का होगा और टर्नओवर आपका एनुअल जो होगा वो 50 करोड़ तक का होगा, तो आप स्मॉल में आएंगे, लघु में आएंगे। और जब आपका टर्नओवर है वो कितना होगा, 50 करोड़ रुपीस तक का होगा और आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपीस तक का होगा और एनुअल जो टर्नओवर है वो आपका 250 करोड़ तक का होगा, तो आप किस में आएंगे, मीडियम में आएंगे। तो ये MSMEs के वर्गीकरण थे, स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो ये वर्गीकरण करने का एक उद्देश्य भी कि जैसे लोगों को सही तरीके से सही मदद मिल सके। मतलब कोई एक छोटी दुकान है माइक्रो लेवल की, उसकी अलग अपनी इंपॉर्टेंट मतलब ज़रूरतें हैं, और जो फैक्ट्री है उसकी अलग ज़रूरतें हैं। वो फैक्ट्री किस में आएगी, मीडियम में आएगी, तो मतलब उसकी ज़रूरतें अलग हैं। तो इस आधार पर सरकार क्या करती है, बिजनेस को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको मदद दे पाए, तो इसलिए ऐसा करती है। जैसे ये बंटवारा रहेगा तो उससे भी बैंक को भी ये तय कर पाएंगे कि किसको कितना मतलब लोन देना चाहिए, कितने कम पैसे पे, ज़्यादा पैसे पे। तो इस तरीके से ये भी बड़ी कंपनियों से बचाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। जैसे कुछ सरकारी टेंडरों के पास क्या होता है, कुछ बिजनेस सिर्फ छोटे उद्योगों के लिए रिजर्व रखे जाते हैं ताकि बड़ी कंपनियां उन्हें मार्केट से न कर सके। इसलिए भी जो सरकारी योजनाएं और सब्सिडी के लिए भी क्या होता है, इस ऐसा किया जाता है। उससे क्या होगा, सरकार जो टैक्स में छूट या बिजली की में जो राहत वगैरह देती हैं, अगर ये वर्गीकरण रहेगा उस आधार पे वो सीधे उनको प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। और बिजनेस को थोड़ा बड़ा करने के लिए, मान लीजिए कोई बिजनेस छोटा सा है और स्मॉल में और फिर मीडियम कैटेगरी में अपग्रेड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वो अपनी ग्रोथ को भी ट्रैक कर सकता है कि पहले स्मॉल में था, अब क्या हो गया, वो मीडियम में आ चुका है। तो ये एक अच्छा है कि उसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया है इसका। ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। 7 आपके पॉइंट्स थे, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है। ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। सो प्लीज़ आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा कमेंट्स कर दिया करिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। और आप लोगों का सपोर्ट जब तक मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आगे और अच्छा कैसे कर पाऊँगी, है ना। तो कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसका हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट चाहिए, है ना। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मुझे आइडियाज़ भी आप दे सकते हैं कि मैम और अच्छा क्या किया जा सकता है। सो प्लीज़ इसको जाने से पहले आप लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा क्या और अच्छा करना चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।